हे गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ SA 240। SA 240 जो है वो डील करता है किससे? डील करता है दी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ ये जो ऐसे है मैंने यहाँ पे लिया है ICI का प्रोनाउंसमेंट यूज़ किया है और ये ऐसे जो है वो एप्लीकेबल दोनों के लिए होगा, CA फाइनल एज वेल एज CA इंटर के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऐसे मैंने यहाँ पे साइड में हैंड रिटन नोट्स भी बना दिए हैं ताकि हम फटाफट यहाँ पे रिवीजन कर सकें SA 240 की। सो अगर बात करें इस ऐसे की, तो यहाँ पे जो ऐसे है वो उसका स्कोप क्या है? ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनेगी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनेगी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ पे जो ऐसे ये डील करता है कि कैसे 315 ऐसे 315 कैसे ऐसे 330 जो होगा वो अप्लाई किस चीज़ में होगा? अप्लाई होगा इन रिलेशन टू द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड की अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड जो है उससे पहले हम देख लेंगे कि मिसस्टेटमेंट होता है। मिसस्टेटमेंट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फ्रॉड, एक होता है एरर। ये हम सबको पता है। अब फ्रॉड जो होता है वो होता है इंटेंशन और एरर जो होता है वो होता है अनइंटेंशन। सो बट फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड जो होता है ब्रॉड लीगल कंसेप्ट होता है। वी ऑल नो ब्रॉड लीगल कंसेप्ट होता है। हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ों में फ्रॉड हो सकता है। बट ऑडिटर यहाँ पे सारी चीज़ें तो चेक नहीं करेगा। ऑडिटर यहाँ पे क्या चेक करेगा? ऑडिटर यहाँ पे दो चीज़ चेक करेगा। एक तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक करेगा और एक होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एन एसेट। ठीक है, एक बार फ्रॉड यहाँ पे हम पता चल गया तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी बनेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर प्रिवेंशन डिटेक्शन फ्रॉड, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगी? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी दोनों की कौन? एक तो होता है मैनेजमेंट, एक होता है TCWG। अब मैनेजमेंट क्या करेगा? एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखेगा फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन पे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखेगा और यहाँ पे एक कमिटमेंट टू क्रिएशन ऑफ एक कल्चर बनाएगा। कल्चर ऑफ व्हाट? कल्चर ऑफ ऑनेस्टी। कल्चर ऑफ व्हाट? कल्चर ऑफ एथिकल बिहेवियर। अच्छा, तो फिर अब TCWG क्या करेगा? TCWG ये सारी चीज़ों का ओवरसाइट करेगा कि क्या कोई कंट्रोल तो ओवरराइड नहीं हो रहा है, क्या कोई कंट्रोल तो ओवरराइड नहीं हो रहा और क्या कोई इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस तो नहीं है इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में। तो क्या कोई कंट्रोल तो ओवरराइड नहीं हो रहा है, ये एक चीज़ देखा। और दूसरी चीज़ देखेगा क्या कोई इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस तो नहीं है इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर अब ऑडिटर्स प्रिवेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैनेजमेंट की है, तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा? उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगी? ये भी ऐसे डिफाइन कर देता है। SA 240 बोलता है कि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा। ऑब्टेन ऑफ व्हाट? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, चाहे फ्रॉड से हो चाहे एरर से हो। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट चाहे फ्रॉड से हो चाहे एरर से, लेकिन यहाँ पे होता है इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण क्या होगा? इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ये होगा कि जो सम मटेरियल स्टेटमेंट, कुछ मटेरियल स्टेटमेंट जो होंगे वो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, भले ही ऑडिट जो है प्रॉपरली प्लान और परफॉर्म किया गया है ऑडिटर के द्वारा। बट आगे बढ़ते हैं तो ये जो ऐसे है आगे बढ़ता है SA 200 का रेफरेंस देके बोलता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन का इफेक्ट जो है फ्रॉड पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इनहेरेंट लिमिटेशन का इफेक्ट फ्रॉड पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। मैंने पूछा क्यों? तो ये जो ऐसे है वो बोलता है कि बिकॉज द रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज हायर देन द एरर। तो रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड ड्यू टू स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज हायर देन द एरर, क्योंकि फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होता है सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। डेलिबरेटली ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और यहाँ पे इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन होता है ऑडिटर को। सो इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन मेड टू देन ऑडिटर। तो अब यहाँ पे ऑडिटर जो है, ऑडिटर की एबिलिटी होगी, ऑडिटर की एबिलिटीज टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड अपॉन द फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड होगा कि ऑडिटर यहाँ पे फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। वन ऑफ द फैक्टर इज द स्किलफुलनेस ऑफ प्रिपेटर्स, जिसने फ्रॉड किया है उसकी कितनी स्किलफुलनेस थी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, यहाँ पे कितने एक्सटेंट तक यहाँ पे इन्होंने मैनिपुलेशन किया, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर डिग्री ऑफ कोलिजन इन्वॉल्व, और यहाँ पे कितने अमाउंट का, यहाँ पे इंडिविजुअल अमाउंट का, यहाँ पे कितने साइज का यहाँ पे इंडिविजुअल अमाउंट इन्वॉल्व है, और जो भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व है उसकी क्या सीनियरिटी लेवल है उस कंपनी के अंदर।
फिर ये ऐसे बोलता है कि जो मैनेजमेंट का फ्रॉड है ना वो ढूंढना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो हमको भी पता है। मैनेजमेंट का फ्रॉड ढूंढना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर देता है। और मैनेजमेंट जो है ना वो ओवरराइड करता है कंट्रोल को, ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल को भी। तो ऑडिटर की अब यहाँ पे क्या करेगा ऑडिटर, इस केस में यहाँ पे मेंटेन करेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर मेंटेन कर दिया ऑडिटर तो यहाँ पे फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रॉड, फ्रॉड जो होता है वो, इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रॉड जो होता है एक इंटेंशनल एक्ट होता है, यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे फ्रॉड किया जाता है। कौन करता है, कौन करता है, वन और मोर इंडिविजुअल या मैनेजमेंट या फिर TCWG भी कर सकता है, एम्प्लॉय या थर्ड पार्टी भी यहाँ पे करते हैं। मैंने पूछा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ डिसेप्शन, यहाँ पे डिसेप्शन करते हैं। और क्यों करते हैं तो हम सबको पता है कि वो अनजस्ट या फिर इलीगल एडवांटेज के लिए करते हैं, ठीक है। बट अब ये फ्रॉड ढूंढना है तो फ्रॉड ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। फ्रॉड ढूंढना है तो फ्रॉड के बहुत सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर का भी यहाँ पे डेफिनेशन कवर कर लेते हैं। तो एक ऐसा इवेंट या कंडीशन जो इंडिकेट करे, ऐसा इवेंट या कंडीशन जो इंडिकेट करे क्या कि इंसेंटिव फॉर कमिटिंग अ फ्रॉड या फिर प्रेशर टू कमिट अ फ्रॉड। इंसेंटिव फॉर कमिटिंग अ फ्रॉड और प्रेशर टू कमिट अ फ्रॉड और एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ फ्रॉड। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें जिससे फ्रॉड रिस्क फैक्टर का डायग्राम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीन पॉइंट आता है। एक तो अपॉर्चुनिटीज होती है, एक होता है यहाँ पे प्रेशर या इंसेंटिव का प्रेशर एंड इंसेंटिव होता है, और एक होता है रेशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड। ये 3 पॉइंट आता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर में। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसे का आता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है ऑडिटर को। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो हम ऑलरेडी ऐसे 200 में पढ़ते ही है। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, मेंटेन क्या करेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। भले ही ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस है कि मैनेजमेंट TCWG ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी, तो ऑडिटर को भले ही लग रहा है पास्ट में उसका एक्सपीरियंस था कि मैनेजमेंट और TCWG वाले बहुत ऑनेस्ट है यार, बहुत ही इंटीग्रिटी है इनके पास, तो भी ऑडिटर यहाँ पे हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो मेंटेन ही करेगा। फिर 13 पॉइंट बोलता है कि जब तक ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव, अनलेस ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव कॉन्ट्रारी, अनलेस ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव कॉन्ट्रारी, अनलेस ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव कॉन्ट्रारी, तो ऑडिटर यहाँ पे मे एक्सेप्ट कि सारे रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्यून है। ऑडिटर यहाँ पे मानेगा कि सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्यून है। बट अगर कोई कंडीशन आइडेंटिफाई होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक नहीं है, डॉक्यूमेंट कैसे नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक ही नहीं है, और जो टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो मॉडिफाई कर दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किए, टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कर दिए गए बट डिस्क्लोज नहीं किया, तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देगा आगे। फिर ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, ऑप्ट करेगा इंक्वायरीज। इंक्वायरी किससे लेगा, इंक्वायरी लेगा मैनेजमेंट से भी लेगा, और किससे लेगा, TCWG वालों से भी ले लेगा। कि यहाँ पे देखिएगा कि क्या कोई इनकंसिस्टेंट इंक्वायरीज आर इनकंसिस्टेंट, ऑप्टेन इंक्वायरीज लेगा। और फिर यहाँ पे देखेगा कि क्या कोई इनकंसिस्टेंसी है जो ऑडिटर ने इन्वेस्टिगेट किया था, कोई भी इनकंसिस्टेंसी तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो ऑडिटर यहाँ पे देखेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट से कुछ दो। सबसे पहला पॉइंट आता है SA 315 का। SA 315 यहाँ पे अगर बोलता है कि यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए, यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए। क्या डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन ये होना चाहिए कि कैसे एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सस्पेक्टेबल है टू मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड हाउ द फ्रॉड कैन ऑकर्स। यहाँ पे डिस्कशन होगा अमॉन्ग द टीम मेंबर्स, यहाँ पे ऑडिट के टीम मेंबर्स अमॉन्ग में डिस्कशन होगा कि कैसे एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सस्पेक्टेबल है टू मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और कैसे फ्रॉड ऑकर हो सकता है। तो डिस्कशन कहाँ होगा, डिस्कशन विथ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के बीच में होगा, और नॉन टीम मेंबर्स के बीच में भी यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है ऐसे 315 के हिसाब से। अब डिस्कशन यहाँ पे ऑकर तो होगा, डिस्कशन ऑकर होगा हमेशा होगा इवन इफ इंगेजमेंट टीम मेंबर जो है वो बिलीव करते हैं। इंगेजमेंट टीम मेंबर क्या बिलीव करते हैं कि मैनेजमेंट या TCWG वाले जो है वो ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है, तो भी यहाँ पे डिस्कशन तो होगा ही होगा। उसके बाद जो ऑडिटर होगा वो ऑडिटर जब भी क्या करेगा, ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म करेगा। ऑडिटर जब भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे ऑप्टन क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट ऐसे 315 के हिसाब से, प्लस एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा दो चीज़ें, एंटिटीज अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट को, और उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे चेक करेगा। तो ऑडिटर यहाँ पे परफॉर्म करेगा प्रोसीजर मेंशन पैराग्राफ 17 to 24, यहाँ पे जो भी 17 to 24 में यहाँ पे जो भी पैराग्राफ में लिखा है 17 to 24 हम नीचे पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे प्रोसीजर यहाँ पे ऑडिटर परफॉर्म करेगा।
तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट के साथ कि मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो ऑडिटर सबसे पहले जाएगा मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट से पूछेगा भाई आप लोग का क्या असेसमेंट है, आप लोग का क्या असेसमेंट है, इन द असेसमेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड, और मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड। दो चीज़ें, मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड, including what, including the specific risk of fraud, including class of transaction, account balance and disclosure, and for which the risk of fraud is likely to exist। अगर मैनेजमेंट क्या और कैसे कम्युनिकेट करता है, तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्या कम्युनिकेट करता है और कैसे कम्युनिकेट करता है, क्या कम्युनिकेट करता है और कैसे कम्युनिकेट करता है रिगार्डिंग पॉइंट मेंशन इन पॉइंट बी। ये पॉइंट बी में जो मेंशन है कि प्रोसेस क्या है आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्डिंग का, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा किसको, TCWG को, कैसे कम्युनिकेट करेगा किसको, TCWG को। तो कौन सा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बी जो है कि मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड, इंक्लूडिंग द रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क ऑफ फ्रॉड, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ COT, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। COT इज व्हाट, COT इज अगर हम देखें यहाँ पे COT इज क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आता है, डी वाला पॉइंट आता है। डी वाला पॉइंट ये आता है कि मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगा किससे, कम्युनिकेट करेगा इस केस में एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय से क्या कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट, यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉय से रिगार्डिंग इट्स व्यूज ऑन व्हाट, व्यूज ऑन बिजनेस प्रैक्टिस एंड एथिकल बिहेवियर। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन करेगा एम्प्लॉय से रिगार्डिंग इट्स व्यूज ऑन बिजनेस प्रैक्टिस एंड एथिकल बिहेवियर। फिर ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, ऑडिटर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि वेदर दे हैव सस्पेक्टेड और अलाइज फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी, उनको क्या सस्पेक्टेड फ्रॉड या अलाइज फ्रॉड मिला है जिससे एंटिटी को अफेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेगा कि एंटिटी जिसमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, एक चीज़ और देखेगा कि ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा कि ऐसी एंटिटीज़ जहाँ पे क्या है, जहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, ऐसी एंटिटीज़ जहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इंक्वायरी करेगा। किससे इंक्वायरी करेगा, इंटरनल ऑडिट से, इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करेगा डिटरमाइन करने के लिए, क्या डिटरमाइन करेगा, क्या वेदर इट हैज़ अ नॉलेज, क्या उसको इंटरनल ऑडिटर को नॉलेज है, नॉलेज ऑफ व्हाट, नॉलेज ऑफ एनी एक्चुअल और सस्पेक्टेड और अलाइज फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी, और उनका व्यू क्या है अबाउट द रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर के पास डायरेक्ट चला जाएगा ऑडिटर कि डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि क्या उसको कोई नॉलेज है ऑफ एक्चुअल या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर अलाइज फ्रॉड का अफेक्टिंग, जो अफेक्ट कर रहा है किसको, एंटिटी को, और उसका व्यू क्या है अबाउट द रिस्क ऑफ फ्रॉड। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे बोलता है फॉर TCWG के लिए भी यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, फॉर TCWG अनलेस सारे TCWG वाले मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, अनलेस सारे TCWG वाले मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, ऑडिटर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेगा कि कैसे TCWG ओवरसाइट करता है, ओवरसाइट क्या करता है, मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड इंटरनल कंट्रोल। फिर ऑडिटर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करेगा TCWG से, डिटरमाइन करेगा क्या उनको कोई एक्चुअल या सस्पेक्टेड या अलाइज फ्रॉड अफेक्ट कर रहा है एंटिटी को, उनको क्या कोई ऐसा पता है, डिटरमाइन करेगा क्या उनको कोई ऐसा चीज़ पता है एक्चुअल या सस्पेक्टेड अलाइज फ्रॉड उनको पता है जो अफेक्ट कर रहा है एंटिटी को। फिर ऑडिटर यहाँ पे एक तो यहाँ पे 2 चार्ज विद गवर्नेंस वाला पॉइंट हमने ऊपर कवर कर लिया है। फिर ऑडिटर जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेगा, ऐसे 520 के हिसाब से परफॉर्म करेगा, ही शुड इवेल्युएट करेगा क्या कोई अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल रिलेशनशिप तो आइडेंटिफाई हुआ है, क्या कोई अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हुआ है विच में इंडिकेट द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड एंड एरर। तो यहाँ पे ऑडिटर जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेगा तो वहाँ पे ये इवेल्युएट करेगा कि क्या कोई अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हुआ है विच में इंडिकेट द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। ठीक है, अब ड्यू टू द फ्रॉड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडिटर यहाँ पे कंसिडर करेगा एक चीज़ और कि क्या कोई अदर इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है
और जो ऑडिटर ने क्या किया है, ऑप्टेन किया है, इंडिकेट अ रूम ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। क्या कोई अदर इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर ने ऑप्टेन किया है जो इंडिकेट करे क्या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। अब इवैल्यूएशन करेंगे हम यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर का अगर हम इवैल्यूएशन करने जाएं तो ऑडिटर इवैल्यूएट क्या करेगा, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिली, किसको मिली, क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पे ऑडिटर को बाय अप्लाइंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो इंडिकेट करे वन और मोर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट, ये ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा। एफआरएफ यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे जो आगे बढ़ता है वो है आइडेंटिफाइंग असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। आइडेंटिफाइंग असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। सो ऑडिटर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और क्या करेगा, एसेस करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेगा, एसेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। फ्रॉड एट व्हाट लेवल, फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, फ्रॉड एट व्हाट लेवल, फ्रॉड एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल में क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाएगा, अकाउंट बैलेंस आ जाएगा और डिस्क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, फिर 26वां पॉइंट आ जाता है, वो बोलता है कि जब भी ऑडिटर यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, जब ऑडिटर यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, जो कि बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन रहता है, कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कहाँ पे फ्रॉड है यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, ऐसा प्रिजम्पशन लगाया गया। अब ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा कि कौन से टाइप का रेवेन्यू है और विच टाइप ऑफ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, कौन से टाइप का रेवेन्यू है, विच टाइप ऑफ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन एंड विच टाइप ऑफ असर्शन, कौन सा असर्शन है जो ये फ्रॉड को, जो रिस्क को पैदा कर रहा है। जो ये रिस्क को गिव राइज टू सच रिस्क। फिर ऑडिटर जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असेस करेगा, असेस किया ड्यू टू दी फ्रॉड, उस रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क मानेगा। क्यों क्या मानेगा, हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क मानेगा। एंड अकॉर्डिंगली ऑडिटर एंटिटी के कंट्रोल और एक्टिविटीज का अंडरस्टैंडिंग लेगा। जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एसेस करेगा कौन, ऑडिटर जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को एसेस करेगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द फ्रॉड। और उस ड्यू टू द फ्रॉड अगर कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एसेस किया तो उसे यहाँ पे हमेशा क्या माना जाएगा, हमेशा माना जाएगा सिग्निफिकेंट रिस्क मानेगा ऑडिटर। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑडिटर जो होगा वो ऑडिटर एंटिटी के कंट्रोल एक्टिविटीज का अंडरस्टैंडिंग लेते रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। ऑडिटर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा ड्यू टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। तो ऑडिटर यहाँ पे जो होगा क्या रिस्पॉन्स देगा, ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए एट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ऑडिटर यहाँ पे असाइन करेगा और क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, कुछ स्टाफ अपना असाइन करेगा या फिर पर्सनल बोलते हैं यहाँ पे, स्टाफ असाइन करेगा, सुपरवाइज करेगा बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड स्किल एंड एबिलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एबिलिटी जो है वो पर्सन की जिसको असाइन किया, और ऑडिटर की कितनी असेसमेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। ठीक है, फिर इवेलुएट करना है, इवेलुएट करेगा कि जो भी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय एंटिटी, इवेलुएट करेगा कि क्या जो सिलेक्शन है और एप्लीकेशन है अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय एंटिटी, स्पेशली टू वो अकाउंटिंग पॉलिसी जहाँ पे सब्जेक्टिव मेजरमेंट है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। इवेलुएट करेगा वेदर सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की, जो भी सिलेक्शन कर रहे हो आप अकाउंटिंग पॉलिसी का, जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसीज का, जो भी एंटिटी कर रही है, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी जहाँ पर सब्जेक्टिव मेजरमेंट और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो, विच में क्या कोई सब्जेक्टिव मेजरमेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, विच में इंडिकेट कर रहा है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट एफर्ट्स टू मैनेज द अर्निंग, मैनेजमेंट ने एफर्ट्स लगाया टू मैनेज द अर्निंग। ऑडिटर जब भी डिटरमाइन करेगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उस केस में ऑडिटर शुड इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ऑलवेज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ऑडिटर को एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कब क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑडिटर को नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल। ऑडिटर यहाँ पे डिजाइन करेगा, डिजाइन और परफॉर्म करेगा क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल। ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यहाँ प्रोसीजर इन रिस्पॉन्स टू रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। Audit procedure in response to risk relating to management override of control
मैनेजमेंट के पास यूनिक पोजीशन होती है, वो हम सबको पता है, मैनेजमेंट के पास यूनिक पोजीशन होती है टू डू अ फ्रॉड करने की, बिकॉज मैनेजमेंट के पास एबिलिटी होती है मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मैनेजमेंट यहाँ उसके पास एबिलिटी क्या है, मैनिपुलेट कर सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को और प्रिपेयर करेगा फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल। ऑल्सो ओवरराइडिंग ऑफ सच कंट्रोल इज अनप्रिडिक्टेबल, वो तो हमको पता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, और इसीलिए यहाँ पे और इसीलिए इट इज़ अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, और ये जो रिस्क है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्क माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऑडिटर चाहे असेसमेंट करे, ऑडिटर चाहे असेसमेंट करे अबाउट रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल या ना करे, ऑडिटर चाहे असेसमेंट करे, ऑडिटर चाहे असेसमेंट करे अबाउट रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल या ना करे, चाहे असेसमेंट करे चाहे ना करे, तब भी ऑडिटर क्या करेगा, तब भी ऑडिटर यहाँ पे हमेशा डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर चाहे असेसमेंट करे अबाउट रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल या ना करे चाहे ना करे, व्हाट असेसमेंट अबाउट द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, चाहे असेसमेंट करे चाहे ना करे, तभी यहाँ पे ऑडिटर यहाँ क्या करेगा, डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। मैंने पूछा ऐसा क्यों करेगा, ताकि टू टेस्ट दैट जो भी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया रहेगा, जनरल लेजर में, प्लस अदर जो भी एडजस्टमेंट किया गया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर फॉर सच टेस्ट ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, ऑडिटर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, वो आदमी से इंक्वायरी जो इन्वॉल्व हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में, जो कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ, अबाउट द इनअप्रोप्रिएट और अनयूजुअल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज प्लस अदर एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर इन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर फॉर सच टेस्ट ऑडिटर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा जर्नल एंट्रीज को प्लस अदर एडजस्टमेंट को जो एडजस्टमेंट किए गए एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। फिर ऑडिटर यहाँ पे कंसिडर करेगा कि वेदर देयर इज एनी नीड टू टेस्ट और जर्नल एंट्रीज प्लस अदर एडजस्टमेंट थ्रू आउट द पीरियड। यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड रिपोर्टिंग पीरियड था, यहाँ पे थ्रू आउट द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो रिव्यू करना पड़ेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट को, बट मैंने पूछा ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे डिटरमाइन कर सके क्या कोई बायसनेस तो नहीं है। फिर उसके बाद इवेल्युएट करो कि ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस था, अच्छा बायसनेस है तो ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस था ये बायसनेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या कोई बायसनेस तो नहीं है, ये पहले चेक करो। फिर अगर बायसनेस है तो ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस था जो ये बायसनेस को प्रोड्यूस कर रहा है, एंड विच रिप्रेजेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड इन परफॉर्मिंग दिस रिव्यू। लेकिन अगर ये परफॉर्म कर रहे हो आप रिव्यू, इन परफॉर्म दिस रिव्यू, ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा कि वेदर जो भी जजमेंट है कि क्या करेगा, वेदर जो जजमेंट है प्लस डिसीजन जो है वो मेड बाय द मैनेजमेंट इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट इंडिकेट कर रहा है एनी पॉसिबल बायस। जो भी जजमेंट और डिसीजन आप मैनेजमेंट वालों ने लिया, तो क्या वहाँ पे पॉसिबल बायसनेस था दैट में रिप्रेजेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। भले एस्टिमेट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल लगे, तब भी ऑडिटर शैल इवेलुएट द अकाउंटिंग एस्टिमेट टेकन एज अ होल। फिर यहाँ पे परफॉर्म करेगा रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट, या ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ व्हाट मैनेजमेंट जजमेंट प्लस अजम्पशन रिलेटिंग टू रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर ईयर्स। ठीक है, ये मैं एक बार वापस समझा देता हूँ कि यहाँ पे ऑडिटर परफॉर्म करेगा रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ व्हाट, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट प्लस assumption, retrospective review of what, management judgment plus assumption related to significant accounting estimate reflected in the financial statement of the prior years पिछले सालों के। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे वही था कि इवेलुएट करो कि क्या कोई जजमेंट या फिर डिसीजन जो मैनेजमेंट ने लिया था किसके रिगार्डिंग, अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग, क्या यहाँ पे कोई पॉसिबल बायसनेस तो नहीं है, एंड दैट में रिप्रेजेंट यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है। चाहे भले वो इंडिविजुअली रीजनेबल लगे, तभी भी ऑडिटर यहाँ पे री इवेलुएट करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट टेकन एज अ होल।
फिर सेकंड पॉइंट बोलता है कि यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू परफॉर्म करेगा मैनेजमेंट जजमेंट और एजम्पशन को कि रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ऑडिटर एक चीज़ और यहाँ पे इवेलुएट करेगा यहाँ पे इवेलुएट करेगा कि क्या एंटिटी ने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंटर तो नहीं कर दिया, क्या एंटिटी ने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंटर किया है विच आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या कोई एंटिटी ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंटर किया है जो आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ व्हाट, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और अदरवाइज हैपियर्स टू बी अनयूजुअल, या तो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या फिर अनयूजुअल है। इस केस में यहाँ पे क्या करेगा, इस केस में ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा whether the business rationale of the transaction suggests that they may have been entered into engaged in a fraudulent financial reporting या फिर to conceal a misappropriation of asset। तो यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, इस केस में ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ क्या वो एंटर्ड इनटू टू इंगेज इन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए हुआ है या फिर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एन एसेट के लिए हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑडिटर यहाँ पर डिटरमाइन करेगा कि क्या कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत है अदर दैन दी पॉइंट मेंशन, पॉइंट नंबर 32, कि ऊपर जो पॉइंट मेंशन किया उसके अलावा क्या कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे ऑडिटर को परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, ये ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा। फिर इवेल्युएशन करेंगे अभी ऑडिट एविडेंस की, और ऑडिट एविडेंस की इवेल्युएशन कर लेते हैं फटाफट। तो ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा कि वेदर एनालिटिकल प्रोसीजर जो भी परफॉर्म किया है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्या वो कंसिस्टेंट है ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स मूवमेंट, और यहाँ पे कोई इंडिकेट करता है प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड व्हाट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। फिर 35वां पॉइंट बोलता है कि अगर जब भी ऑडिटर यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है मिसस्टेटमेंट को, देन ऑडिटर शैल इवेलुएट, जब भी ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा वेदर सच मिसस्टेटमेंट इंडिकेट ऑफ फ्रॉड, कि ये जो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया क्या वो इंडिकेट कर रहा है फ्रॉड होने का, और अगर ऐसा इंडिकेशन है तो ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ऑफ सच मिसस्टेटमेंट रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट, उसका इम्प्लीकेशन अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे कितना आएगा, और सच एज रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कितना रिलायबल है वो अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट में कवर हो जाएगा। फिर अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है मिसस्टेटमेंट तो है भाई, चाहे वो मटेरियल हो चाहे मटेरियल ना हो, अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है मिसस्टेटमेंट चाहे मटेरियल हो चाहे मटेरियल ना हो, तो ऑडिटर को यहाँ पे रीजन टू बिलीव, ऑडिटर के पास है रीजन टू बिलीव विच इंडिकेट अ फ्रॉड, और इसमें यहाँ पे क्या होता है सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। अब इस केस में ऑडिटर शैल रीइवेल्युएट, ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा रीइवेल्युएट करेगा कि जो असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड है और इनका इम्पैक्ट ऑन नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो मैं ये वापस पॉइंट आप सबको बता देता हूँ कि अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि मिसस्टेटमेंट है, चाहे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो चाहे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, और ऑडिटर को लगता है रीजन टू बिलीव है जो इंडिकेट करे कि फ्रॉड है इसमें, ठीक है, विच इंडिकेट फ्रॉड, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, फ्रॉड तो है और साथ ही साथ यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो गए। अब इस केस में ऑडिटर यहाँ पे रीइवेल्युएट करेगा असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड, और इसका इम्पैक्ट ऑन नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। प्लस ऑडिटर यहाँ पे ऑल्सो कंसिडर करेगा कि क्या कोई सर्कमस्टांसेस या फिर कंडीशन इंडिकेट करता है कि पॉसिबल कोलिजन होगा इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्टी, ऐसे कंडीशन भी यहाँ पे ऑडिटर चेक कर लेगा। जब ऑडिटर यहाँ पे कंफर्म करेगा कि when ऑडिटर यहाँ पे कंफर्म करेगा दैट और इज अनेबल टू कंक्लूड whether फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है एंड है कि नहीं एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, देन ऑडिटर शैल इवेलुएट इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑडिट। सो 37वां पॉइंट ये बोलता है कि जब भी ऑडिटर कंफर्म कर देता है व्हेन ऑडिटर कंफर्म दैट और इज अनेबल टू कंक्लूड, या तो कंफर्म कर रहा है या तो कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड तो ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा इम्प्लीकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर जो है वो अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, इस केस में क्या होता है ऑडिटर अगर कंटिन्यू नहीं कर सकता एंगेजमेंट, तो इस केस में अगर फ्रॉड के कारण क्या हो रहा है, फ्रॉड के कारण या सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण। 38वां पॉइंट बोलता है फ्रॉड के कारण या सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है मिसस्टेटमेंट हो रहा है, प्लस ऑडिटर एनकाउंटर करता है फ्रॉड के कारण या सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण यहाँ पे मिसस्टेटमेंट है, प्लस ऑडिटर एनकाउंटर करता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस,
तो 38वां पॉइंट बोलता है कि अगर फ्रॉड के कारण या सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण यहाँ पे हो रहा है मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर यहाँ पे एनकाउंटर करता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रिंग इनटू द क्वेश्चन ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू या परफॉर्म द ऑडिट। देन ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि क्या कोई प्रोफेशनल या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टू रिपोर्ट टू द पर्सन हु मेड द ऑडिटर अपॉइंटमेंट, जिसने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया था, या फिर कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट करने की। अगर विड्रॉल क्या अगर अगर विड्रॉल इज लीगली परमिटेड, कंसिडर करेगा विड्रॉल को। इफ ऑडिटर यहाँ पे विड्रॉ कर देता है तो डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, और साथ ही साथ यहाँ पे रीज़न देगा विड्रॉल क्यों किया, और फिर डिटरमाइन करेगा वेदर द जो प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट जो है टू रिपोर्ट द पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड अथॉरिटी, और उसका रीज़न भी देगा। सो डिटरमाइन ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑडिटर करने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑडिटर यहाँ पे ऑप्टेन करेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट और TCWG से। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक्नॉलेज करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड। दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट यहाँ सारे डिस्क्लोज किया, मैनेजमेंट डिस्क्लोज क्या किया टू द ऑडिटर रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट था, मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट था ऑफ द रिस्क ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियल स्टेटमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। मैनेजमेंट ने यहाँ पे डिस्क्लोज किए क्या डिस्क्लोज, मैनेजमेंट डिस्क्लोज किया ऑडिटर को रिजल्ट ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट था कि रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल स्टेटमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। फिर उसके बाद आता है सी वाला पॉइंट, दे हैव डिस्क्लोज देयर नॉलेज ऑफ फ्रॉड। मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्क्लोज किया उनका नॉलेज क्या था फ्रॉड की तरफ उनका, अगर उनको कुछ पता चला फ्रॉड का नॉलेज था या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड का नॉलेज उन्होंने डिस्क्लोज किया। सो जो एंटिटी को अफेक्ट कर रहा था अब फ्रॉड में इन्वॉल्व कौन थे, फ्रॉड में इन्वॉल्व थे 3 लोग, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय हु हैव सिग्निफिकेंट रोल, और तीसरा हुआ था अदर वेयर द फ्रॉड आर मटेरियल इफेक्ट और है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फिर डी वाला पॉइंट बोलता है कि जो मैनेजमेंट ने क्या यहाँ पे डिस्क्लोज किया, दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर देयर नॉलेज ऑफ फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड। दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर, उनका नॉलेज क्या था फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड पे जो अफेक्ट कर रहा है एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट जो अफेक्ट कर रहा है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेटेड बाय व्हाट, कम्युनिकेटेड बाय एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय, एनालिस्ट, रेगुलेटर और अदर्स। कम्युनिकेटेड बाय एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय, एनालिस्ट, रेगुलेटर और अदर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट TCWG। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है फ्रॉड को या उसके पास इंफॉर्मेशन है या फिर उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है टू इंडिकेट करे कि फ्रॉड यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है, तो ऑडिटर यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा मैटर किसको कम्युनिकेट करेगा, मैनेजमेंट और TCWG को। ठीक है। फिर 41 पॉइंट बोलता है कि अनलेस ऑल द TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, अनलेस सारे TCWG वाले मैनेजमेंट इन्वॉल्व ना हो जाए, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है या सस्पेक्ट करता है फ्रॉड, ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है या सस्पेक्ट करता है फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, फ्रॉड में कौन कौन इन्वॉल्व, मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉय जिसका सिग्निफिकेंट रोल था इंटरनल कंट्रोल में, या फिर अदर्स वेयर द फ्रॉड रिजल्ट इन मटेरियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सच केस में क्या होगा, ऑडिटर यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा मैटर को TCWG के पास, टाइमली मैनर में कम्युनिकेट करेगा। फिर ऐसे 260 के हिसाब से ऑडिटर यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा TCWG को एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द फ्रॉड। और फिर लास्ट वाला पॉइंट आता है कि कम्युनिकेशन टू द अथॉरिटीज, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है या फिर सस्पेक्ट करता है कि फ्रॉड यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, तो ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि क्या कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेगुलेटरी वालों को भी बताना पड़ेगा। इफ़ लीगली यस, हाँ बताना तो पड़ेगा, देन इट इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सो इसी के साथ थोड़ा एक पॉइंट और आ जाता है, 44 वाला पॉइंट, थोड़ा पॉइंट और है वो भी फटाफट डील कर लेते हैं। सो 44 वाला पॉइंट बोलता है कि अगर ऑडिटर जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेगा रिगार्डिंग एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, और उसका असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड, तो उस डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा कि सिग्निफिकेंट डिसीजन जो एंगेजमेंट टीम मेंबर वालों ने लिया रिगार्डिंग सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड। ठीक है। दूसरा चीज़ आता है इट शैल इंक्लूड, डॉक्यूमेंटेशन में और एक चीज़ इंक्लूड होगा कि द आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट 2 लेवल, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। ठीक है। सो आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल।
फिर ऑडिटर यहाँ पे एक चीज़ और डॉक्यूमेंटेशन का है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेगा रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स टू द एस एस रिस्क मेटल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय एस 330, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड करेगा, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेगा रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय एस 330, तो उस चीज़ में क्या इंक्लूड करेगा ओवरऑल रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल प्लस नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और इनका लिंकेज यहाँ पे क्या कर रहा है, और इनका लिंकेज विद द एसेस रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड एट असर्शन लेवल। ठीक है, सो ओवरऑल रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब भी ऑडिटर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करेगा रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय एस 330, तो यहाँ पे उस चीज़ में यहाँ पे इंक्लूड होगा, इस चीज़ में यहाँ पे इंक्लूड होगा कि क्या ओवरऑल रिस्पॉन्स था टू द एसेस रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल प्लस उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और इनका लिंकेज विद द असेस रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल। ठीक है, बी वाला पॉइंट बोलता है कि रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, बस इतना ही था। बी वाला पॉइंट बोलता है रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इट शैल इंक्लूड कि जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया उसका रिजल्ट क्या निकला वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। 46 पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर जो भी कम्युनिकेशन करेगा रिगार्डिंग फ्रॉड किसको कम्युनिकेशन करेगा, TCWG को करेगा, मैनेजमेंट को करेगा, या फिर रेगुलेटर को करेगा, फिर अदर्स को, उसे डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। 47 पॉइंट बोलता है लास्ट वाला कि ऑडिटर जब कंक्लूड करता है कि ऑडिटर यहाँ पे क्या कंक्लूड करता है कि जो भी उसने प्रिजम्पशन लिया था अबाउट दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ऑडिटर जब कंक्लूड करता है कि जो भी उसने प्रिजम्पशन लिया था अबाउट दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो प्रिजम्पशन एप्लीकेबल ही नहीं है। अब क्या हो रहा है, वो प्रिजम्पशन एप्लीकेबल ही नहीं है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट, देन ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा कि वो प्रिजम्पशन एप्लीकेबल क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा। इसी के साथ ये ऐसे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।